नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवनिष्टि क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे चोल वंश से संबंधित स्थानीय सरकार के बारे में और स्थानीय सरकार के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं या किस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में बनते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे कि स्थानीय सरकार के दौरान ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य हैं या साक्ष्य हैं या घटनाएं हैं जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। चोल वंश। स्थानीय सरकार, अगर हम स्थानीय सरकार की बात करें तो चोल साम्राज्य के दौरान स्थानीय स्वशासन प्रणाली प्रचलित थी, या ये बोल सकते हैं कि प्रचलन में थी। और ये प्रणाली चोल समय में कहां से आई, इसका विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये जो थी ये पल्लव और पांड्य काल में विकसित हुई थी। और जब ये पल्लव और पांड्य काल में विकसित हुई तो इन्हें चोल साम्राज्य ने भी ग्रहण किया और अपने शासन पर लागू किया। ये 8वीं और 9वीं सदी में 8वीं और 9वीं सदी में ग्राम संस्थाओं का इतिहास प्रारंभ भी उसी समय होता है। अगर इन संस्थाओं की बात करें तो जो स्थानीय है, एक होगी केंद्रीय, एक होती है स्थान, यानी एक राजा के सीधे नियंत्रण में और एक राजा के द्वारा चुने गए स्थानीय शासक, और उन शासकों के द्वारा जो भी सरकारें, प्रशासन, न्याय आदि व्यवस्था की जाती थी, तो ये स्थानीय स्वशासन कहलाती थी। तो 8वीं और 9वीं सदी में ये ग्राम संस्थाओं का इतिहास यहां से भी प्रारंभ होता है। इसका मायना यह है 8वीं 9वीं सदी में ग्राम संस्थाएं, स्थानीय स्वशासन प्रारंभ होता है। ठीक है। प्रांतक प्रत्यय के शासन काल में, भाई प्रांतक प्रत्यय जो कि चोल शासक थे, इनके शासन के 12वें और 14वें वर्ष, 12वें और 14वें, यानी कि इनके प्रांतक प्रथम के शासन के 12वें और 14वें वर्ष में। और अगर हम अंकों की बात करें तो 919 ईस्वी और 921 ईस्वी के दौरान उत्तर मैरूर अभिलेखों से, यानी चोल साम्राज्य में जो स्थानीय स्वशासन प्रणाली प्रचलन में थी, इनकी जानकारी हमें पुरांतक प्रथम के शासन के 12वें और 14वें वर्ष, यानी कि 919 और 921, ये वो सन है जिनसे हमें मालूम चलती है। दूसरा, उत्तर मैरूर अभिलेखों से भी हमें क्या स्थानीय और ग्रामीण स्वशासन की समग्र चित्र मिलते हैं, यानी ये वो अभिलेख हैं जिनसे हमें ये जानकारी मिलती है मेरे प्यारे साथियों कि चोल साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय व ग्रामीण स्वशासन प्रचलन में था। तो हमें अभिलेखों से भी जानकारी मिली, और सबसे पहले राजा कौन थे, प्रांतक प्रथम के शासन के 12वें और 14वें वर्ष से भी हमें ये जानकारियां मिलती है स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में कौन कौन से ऐसे संस्थाएं थी, समिति थी, संगठन थे जिनसे ये कार्य करती थी, उनके बारे में अब हम थोड़ा जान लेते हैं। तो वो क्या थी? स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में समिति प्रणाली लागू थी। जो समिति प्रणाली लागू थी, क्योंकि इस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजाओं के द्वारा समिति बनाई गई थी, और उन समितियों से शासन प्रशासन में कार्य किए जाते थे। तो इन समिति प्रणालियों को क्या कहते थे? वारियम। इन्हें वारियम के नाम से जाना जाता था चोल समय में। और अभिलेखों में भी हमें इन चीज की जानकारी मिलती है स्वशासन वाली। तो इसमें क्या थी? ग्राम समिति और वारियम।
हमें अभिलेखों में जो जानकारी मिली वो ये कि चोल समय में ग्राम समिति और वारियम के संविधान संशोधन का उल्लेख मिलता है। अब मेरे प्यारे साथियों, इसका जो मतलब है वो ये कि अभिलेखों में हमें प्रशासन यानी स्थानीय जो स्वशासन है उसे चलाने के लिए ग्राम समिति और वारियम के इनके कानून बने हुए थे कि भाई इन कानूनों के द्वारा ये स्वशासन चलेंगे। तो अभिलेखों से जो जानकारी वो ये कि इनका जो संविधान था, संविधान यानी कानून, उसमें संशोधन करने का भी उल्लेख था। व्यक्ति के आधार पर यानी व्यक्ति की सुविधा के आधार पर संविधान में संशोधन भी किया जाता था। ये उल्लेख हमें अभिलेखों से मिलता है। 3 प्रकार की इस शासन में 3 प्रकार की सभाएं थी। चोल साम्राज्य में 3 प्रकार की सभाएं थी जो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत थी, जो कि प्रशासन में और स्थानीय स्वशासन में भार निभाती थी। वो कौन कौन सी सभाएं थी? और सभा यानी सभा को महासभा भी कहते थे, और नगरम, ये 3 सभाएं थी। और साधारण गांव में भी और संस्था थी, यानी वो थी साधारण में। अब क्या थी? 3 प्रकार की सभाएं थी चोल समय में। एक नाम था उर सभा या महासभा, और नगरम। ठीक है। साधारण तौर पर गांव में थी उर संस्था, और ब्राह्मणोदय अग्रहार गांव में, ब्रह्मोदय अग्रहार गांव में राजा के द्वारा जो ब्राह्मणों को जो गांव दान में दिए जाते थे अग्रहार के रूप में, उनमें क्या उनसे कार्य करती थी? सभा। साधारण गांव में उर संस्था, ब्रह्मदेह और अग्रहार गांव में सभा। जहां पर ये जो सभा कहां थी? जहां पर व्यापारी निवास करते थे। यहां पर व्यापारी भी निवास करते थे। तो साधारण गांव में उर संस्था, और ब्रह्मोदय और अग्रहार गांव में सभा, ये सब शासन करने वाली संस्थाएं थी। यहां पर व्यापारी भी निवास करते थे। जहां पर व्यापारी निवास करते थे और ये संस्थाएं काम करती थी, तो उनमें क्या थी? नगरम संस्था थी। भाई व्यापारी ज्यादातर जो व्यापारी थे, सेठ थे, श्रेणी थे, ये जो कहां थे? शर्त वहां, ये सब नगरों में रहते थे या कस्बों में, गांव से बड़े क्षेत्रों में बसे हुए थे। तो वहां पर क्या कौन से? तो नगरम संस्था कार्य करती थी। नगरम संस्था मतलब यानी स्थानीय स्वशासन करती थी। जहां ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण निवास करते थे, जहां ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण यानी दोनों ही समुदाय के लोग या समाज के लोग निवास करते थे, वहां पर सभा और उरसभा दोनों संस्थाएं कार्य करती थी। दोनों संस्थाएं भी कार्य करती थी। उर जो थी, उर सब जो सभा थी, उर सभा थी, इसकी कार्यकारिणी समिति को क्या कहते थे? जो कार्य करने वाली समिति थी उसको चोल साम्राज्य के दौरान क्या पुकारते थे? आलू गणनम, या फिर उसे उलुगगन नट्टार भी बोल सकते हैं उसे। ठीक है ना? आलू गणनम और उलुग नट्टार कहते थे। ये वो थे। इन उर की कार्य करने वाली समितियों को इन नामों से पुकारा जाता था। बिल्कुल विस्तार से समझेंगे क्योंकि पेपरों में इनके ही आधार पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो अब आते हैं आज के समय में, सबसे ज्यादा मिलान के लिए बहुत आते हैं क्वेश्चन। तो उनके बारे में मैं अपने आने वाली वीडियो में आप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है। अब देखो, सभा जो थी अपनी समिति के माध्यम से कार्य करती थी।
चोल साम्राज्य के दौरान सभा जो थी स्थानीय या अपनी समिति के माध्यम से कार्य करती थी, जिसको क्या कहते थे, जो कि वारियम थी। जो कि वारियम थी। समितियों में अब भैया इनके माध्यम से तो काम करती थी, ठीक है। अब समिति तो बन गई। अब समिति में कितने लोग कार्य करते थे? समिति में उस समय क्या थे, समिति में 30 सदस्य थे। 30 सदस्य थे और इनमें भी इन्हीं सदस्यों में से 12 ज्ञानी व्यक्तियों की समिति, 12 लोग इनमें से छांटे जाते थे जो कि ज्ञानी होते थे। उन 12 व्यक्तियों की समिति को एक वार्षिक समिति थी। 12 ज्ञानी व्यक्तियों की समिति एक वार्षिक यानी एक वर्ष वाली समिति थी, जिसको क्या कहते थे चोल समय में? संवत्सर। उसको चोल समय में संवत्सर कहते थे। ये 11 ज्ञानी व्यक्तियों की समिति थी, ठीक है। संवत्सर वारियम इसे पुकारा जाता था चोल समय में। और सभा को किस नाम से जाना जाता था? सभा को पुरूरगुरी कहा जाता था। ये चीजें आपने याद करनी है, ये पेपरों में बहुत ज्यादा पूछी भी जाती हैं। और इनके सदस्य को, जो सदस्य इसमें कार्य करते थे, उनको क्या क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल। क्या भैया? इन समितियों के सदस्य यानी सभा को पेरुरगुरी कहा जाता था। और इस सभा के सदस्य को, इन सभा के सदस्य को पेरुमक्कल कहते थे चोल समय में। और इससे आगे क्या थी? सन्यासी और विदेशियों की समिति। साधु संत और विदेशी जो यात्री थे, भ्रमणकारी थे, जो धार्मिक आस्था या पढ़ने के लिए आते थे, विदेशियों की एक समिति थी चोल समय में। उसको क्या कहते थे? उदासिक वारियम। ये वो स्थानीय सरकार के अंतर्गत वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इन्हीं के द्वारा स्थानीय शासन किया जाता था भाई। सब उर्ती सभाती, ठीक है ना, और नगरम थे। तो ये वो हैं भाई जिनसे गांव में, व्यापारियों के क्षेत्रों में और नगर के क्षेत्रों में शासन किया जाता था। यानी उस समय में इनको विभक्त किया हुआ था कि एक समिति एक तरफ के कार्य देखेगी, यानी कि जैसे किसी को गांव का कार्य दे दिया, किसी को शहर का कार्य दे दिया, कस्बे का, किसी को पूरे जिले का, किसी को प्रांत का। तो उनमें ये विभक्त थी। जैसे कि छोटे स्तर पे मान लीजिए कि आज के आधुनिक समय में भाई जैसे माली का काम अलग हो गया, सफाई का काम, सफाई वालों का अलग, अधिकारी का काम अलग हो गया, और इन सब को देखने के लिए उनके ऊपर प्रमुख अधिकारी हो गया। तो इसी प्रकार से उदासीन वारियम था जो कि सन्यासी और विदेशियों की समिति थी, उसे उदासीन वारियम कहते थे। ग्राम सभा की बैठकें। अब देखो मैंने आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे साथी। देखो गांव की सभा मान लीजिए, गांव की सभा में बैठकें होती थी स्थानीय स्वशासन वाली, कि भाई गांव के लोग जुड़ते थे, बैठक करते थे और एक साथ निर्णय करते थे कि भाई गांव में किस प्रकार से, जैसे कि आज के समय में, आधुनिक समय में ग्राम प्रधान, कि भाई गांव में क्या क्या कार्य होने हैं, प्रस्ताव पारित करो, क्या क्या कमियां हैं, कहीं पे नल लगानी है, कहीं पे सड़कें बनवानी है, कहीं पे तालाबे बनवाने हैं। और उनके लिए एक निश्चित जगह थी गांव सभा के लोगों की कि भाई हमें आखिर मिलना कहां है। तो क्या करते थे? अब गांव का प्रधान तो सभी को बुलाने जाएगा नहीं कि भाई आप सभी लोग आ जाओ, वो सभी हर किसी के घर नहीं जा सकता। तो इन्होंने क्या करा था कि गांव सभा की जो बैठकें करते थे ये मंदिरों में, तालाबों के निकट, वाटिकाओं में, बागों में और पेड़ के नीचे ये लोग सभाएं करते थे। और नीचे होती थी इनकी सभाएं
और इनकी जानकारी के लिए क्या करते थे, इनकी जानकारी भाई ये यानी कि ये जो जानकारी, अब ये क्या करते थे कि भाई सभा होगी, हमें ये मालूम चल गया कि सभा कहां पर होती थी, मंदिरों, तालाबों, वाटिका और पेड़ के नीचे। अब किस तारीख को होगी, किस समय होगी, किस स्थान पर होगी, इसकी जो जानकारी है वो क्या करते थे, तिथि, समय और स्थान की जानकारी ग्राम सभा वाली जो समिति थी वो ढोल पीट कर, ढोल पुराने जमाने में और कभी कभी आज के आधुनिक समय में भी मिलती है कि एक आदमी शोर मचाता है ढोल पीट कर, सुनो सुनो सुनो, गांव में फलानी, यानी कि गांव में इस प्रकार से आज भी है आधुनिक समय में कि भाई जैसे यहां पर ढोल पीट कर ये सूचित करते थे, उसी तरह आज भी आधुनिक समय में भी अभी कुछ है। कभी कभी हमने देखा भी है कि ढोल पीट कर कहते हैं सुनो सुनो सुनो, फलानी तारीख, फलाने जगह, फलाने समय पर वहां पर गांव के मुख्य आदमियों की पंचायत या फिर सभा या सभाएं हैं, आप सभी लोगों को वहां पर आना है। तो इसी प्रकार ये ढोल पीटकर सूचित करते थे। अब इसमें जो सदस्य थे उनके चुनाव की, भाई इसके अंदर जो सदस्य थे, समिति के जो सदस्य थे, उनकी अगर योग्यता की बात करें तो उसमें जो योग्य व्यक्ति थे वो 35 से 70 वर्ष, उनकी जो आयु है, सदस्य जो कि इसके लिए चुने जाते थे उनकी जो योग्यता है, जो आयु है वो 35 से 70 वर्ष के मध्यम होनी चाहिए, मध्य। और उनके पास कुछ शर्तें थी इन सभाओं की, भाई व्यक्ति के पास 35 से 70 साल के मध्य आयु हो और 1/4 जमीन यानी 1.5 एकड़ जमीन हो और जमीन पर अपना भवन यानी घर हो और वो आदमी पढ़ा लिखा होने के साथ साथ, यानी कि वैदिक मंत्रों का ज्ञाता अगर वो कह रहे हैं तो वो इसका मतलब यह है कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो कि वैदिक मंत्रों का ज्ञाता भी होना चाहिए। इसका जो समय था, सदस्य का जो समय था वो 3 वर्ष का था और अगर उसे उस समय में दोबारा सदस्य का चुनाव अगर करना होता था तो उसे 3 वर्ष का अंतराल देना भी होता था, यानी कि अगर वो दोबारा से इस पद को पाना चाहता है तो उसे 3 वर्ष बाद दोबारा से करना पड़ेगा। जैसे कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, उसी प्रकार यहां पर हर 3 साल बाद, ठीक है। और उसे क्या क्या कार्य करने थे, आय ब्यौरा का ब्यौरा, आय और व्यय का ब्यौरा, चोरी का अपराधी और करना देने वाला, ठीक है। अब ये जो बातें हैं ये उन व्यक्तियों के लिए हैं भाई जो कि आयकर व्यय का ब्यौरा ना दे, चोरी का अपराधी हो, करना देने वाला हो, वो इस समिति का सभा का सदस्य नहीं हो सकता। ये यहां से इंपॉर्टेंट वाक्य हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो जानकारी थी वो स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी थी और इन्हीं के द्वारा और सभा और नगरम में स्थानीय शासन प्रचलन में था, ठीक है। चोल काल से संबंधित हम सिक्कों के बारे में जानते हैं कि उस समय किन किन प्रकार की धातुओं के सिक्के प्रचलन में थे। तो वो क्या थे, मानक सिक्का, स्वर्ण सिक्का। चोल समय में मानक सिक्का जो था वो स्वर्ण सिक्का था और उसका नाम क्या था, कल्याणु। उसको किन नाम से जाना जाता था, सोने के सिक्के को चोल समय में कल्याणु, ठीक है, ये सिक्के के नाम थे। और यह सिक्का 20 मण के बराबर था, 20 मण जारी के ये बराबर था। और चोल समय में दूसरा सिक्का भी था जिसका नाम कासू था, ये दूसरा सोने का सिक्का था जिसका नाम कासू था। तो मेरे प्यारे साथी, ये चोल समय में प्रचलन में होने वाले सोने के सिक्के।
कलंजू का जो आधा सिक्का होता था ना, कलंजू का आधे सिक्के को क्या कहते थे? कलंजू का आधा क्या था? एक कासू यानी 10 मण जारी। कलंजू का आधा सिक्का जो था वो एक कासू था, यानी 10 मण जारी था। ठीक है। और छोटा सिक्का उसको क्या कहते थे? मांडिया। छोटे सिक्के को चोल काल में मांडिया कहते थे। चांदी का सिक्का भी प्रचलन में था। चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तीरम। चांदी के सिक्के को तीरम कहते थे। अब हमें चोल काल से उत्तम चोल के सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। भाई उत्तम चोल के सिक्के किस प्रकार से थे? तो उत्तम चोल के सिक्कों को मादई कहते थे। जो हमें उत्तम काल के जो चोल के सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों को मादई नाम से जाना जाता था। इन पर क्या चीजें मिली हैं? मुरांतक विरुद्ध मिलता है, यानी मुरांतक नाम की उपाधि इसमें विरुद्ध इसमें मिलता है। ठीक है। ये किसके हैं? उत्तम चोल जी के। अब इन सिक्कों के बारे में अगर हम बात करें, ये सिक्कों के जो ढेर हमें मिले हैं, ये धवलेश्वरम से मिले हैं। चोल समय के जो सिक्के को ढेर मिले हैं वो धवलेश्वरम से हमें मिले हैं। और राजाधिराज जो कि चोल शासक थे, राजाधिराज के सिक्के कहां से मिले थे? लंका से मिले थे। इस काल में क्या थे? अब यहां से समझो, ये सिक्के जो दिखाते हैं, एक तो चीज हमें ये बताते हैं कि विदेशों से हमारा व्यापारिक संबंध, एक ये बताते हैं कि हमारे शासकों का विदेशों पर अधिकार। ठीक है। ये जानकारी हमें सिक्के देते हैं। इस काल में एक चीज और थी, ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक आर्थिक जीवन का जो केंद्र थे ना, जीवन के केंद्र क्या थे? मंदिर थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक जीवन के क्षेत्र, यानी कि किसी को अगर पैसे की, रुपए की मदद की जरूरत अगर होती थी तो वो मंदिरों के द्वारा उतना कर्ज ले लेते थे। ठीक है। तो मंदिर इन्हें क्या करते थे? मंदिर इन्हें सूद पर रुपए उधार देते थे। कितने? उसमें 12%। 12% सालाना, यानी 12% वार्षिक। मंदिर जो इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक रूप में, जीवन के रूप में जो ये मंदिरों से पैसे उधार लेते थे, तो मंदिर इन्हें पैसे देता था, लेकिन सूद के ब्याज के रूप में देता था। और ब्याज कितना लेता था? 12% वार्षिक। व्यापार की हम अगर बात करें, क्योंकि हम चोल काल से संबंधित घटनाओं के बारे में जान रहे हैं, तो व्यापार इस काल में किनके समय में किस तरह से होता था? व्यापार होता था गोदामों और विक्रय केंद्रों को, गोदामों के द्वारा और विक्रय केंद्रों के द्वारा व्यापार होता था। और इन व्यापारों को एरीवीरपत्तन के नाम से पुकारा जाता था या जाना जाता था। हमारे व्यापार चोल काल में किन किन के साथ होते थे, उनके बारे में थोड़ी नजर करते हैं। तो पश्चिमी व्यापार, पश्चिमी देशों से, या फिर अब ये समझ लिए पश्चिम दिशा की तरफ जो हमारे व्यापार होते थे, वो पश्चिम देशों में कौन कौन से थे? फारस और अरब के साथ व्यापार होते थे। अब इन व्यापारों में सबसे मेन जो था, महत्वपूर्ण का था फारस का फिराक बंदरगाह। यह महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिसके द्वारा व्यापार किया जाता था। फारस का फिराक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिसके द्वारा हमारा व्यापार पश्चिम देशों के साथ था। चोल समय में चीन से भी हमारा व्यापार था। चीन से हमारा व्यापार था, क्यों था, इसके बारे में हम क्यों कह रहे हैं, या हमें इनके बारे में कहां से जानकारी मिलती है? वो ये, चीन से जो हमें मिलती है फार्मोसा, याद करना, फार्मोसा जो कि ताइवान का एक क्षेत्र है, यहां से हमें भारतीय व्यापारियों की बस्तियां मिली हैं। भारतीय व्यापारी यानी भारतीय बस्ती हमें कहां से मिलती है?
फार्मोसा ताइवान जो कि चीन में था। तो ये हमें प्रमाणित करते हैं कि हमारा व्यापार चीन से भी था। व्यापार पे अगर नियंत्रण की बात करें कि व्यापार पर नियंत्रण यानी अधिकार किन लोगों का था, किन व्यापारियों का था, किन व्यवसाय वालों का था। ठीक है, तो इसमें कंते मणिग्राम्य, मणिग्राम्य और वलंजियार ये चोलकालीन वाणिज्य श्रेणियां थी जिनका, और इनमें हमें और भी नाम मिलता है जिसका नाम मिलता है नानादेशी। ये वो नाम है जिनका चोल समय में व्यापार पर नियंत्रण था। तो इन्हें आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना, इनसे संबंधित पेपरों में पूछा जाता है। शिक्षा साहित्य की बात करते हैं चोलकालीन समय में। तो चोल शासकों ने, जो चोल शासक थे वो खुद भी विद्वान थे और विद्वानों का संरक्षण भी करते थे और अपने अपने दरबार में इन्होंने संरक्षण भी दिया हुआ था। ठीक है, तो इन उस समय में कौन थे? तो चोल समय में सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे अमृत सागर और बुद्धमित्र। ये कौन थे? जैन और बौद्ध विद्वानों को भी ये चोल शासक संरक्षण देते थे, जो कि मैंने अभी आपको जानकारी दी। तो चोल शासकों ने अमृत सागर, बुद्धमित्र जैसे जैन और बुद्ध विद्वानों को संरक्षण दिया था। ये किसी भी धर्म के विद्वानों का अनादर नहीं करते थे, सभी का आदर करते थे, सभी को धार्मिक छूट मिली हुई थी, किसी पे किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। तो ये विद्वानों का आदर और संरक्षण दोनों करते थे। चोल समय में अमृत सागर जी जो विद्वान हैं, इन्होंने क्या छंद शास्त्र पर दो ग्रंथ लिखे थे। और वो ग्रंथ कौन थे? याप रुंगलम और यापप रुंग ककारिगे। क्या है? ये वो कठिन नाम है, आप इन्हें थोड़ा अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, ककारिगे ये दो छंद शास्त्र ग्रंथ हैं जो कि अमृत सागर जी के द्वारा लिखे गए थे चोल समय में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों, मैं इसी बीच में आप लोगों से उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, यहां से ही समझ लीजिए, साहित्य से ही। तो ये आ जाएगा चंद्र शास्त्र पर कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? ऑप्शन में ये लिख दिए जाएंगे, दो एक ऑप्शन और आ जाएंगे। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा, इन ग्रंथों का नाम होगा और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से शास्त्र पर लिखे गए हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, इन ग्रंथों के रचयिता कौन है? चौथा क्वेश्चन यह बन जाएगा यहीं से कि अमृत सागर ने कौन से ग्रंथों की रचना की। तो मेरे प्यारे साथियों, एक ही लाइन से 4 से ज्यादा क्वेश्चन भी बन जाते हैं। 4 क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछे अभी, और 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा कि विद्वान और उनके ग्रंथ मिलान के लिए पूछ लिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, एक ही लाइन के ऊपर मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चनों की जानकारी दी, क्योंकि पेपरों में इसी प्रकार से पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये छंद शास्त्र वाले ग्रंथ थे चोल समय में बुद्धमित्र जी। अब ये कौन थे? अमृत सागर जी ने तो 2 ग्रंथ लिखे, बुद्धमित्र जी ने क्या करे थे? वीरे शैली यम। बुद्धमित्र ने वीरे शैली लियम नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, उसी दौरान रामा अर्जुन के शिष्य थे। चोल समय में रामा अर्जुन के शिष्य कौन थे? तिरुवर
नगत्तु, ठीक है, तिरुवर नगत्तु थे। अमुदनार, तिरुवर नग नगत्तु अमुदनार, जिन्होंने क्या करा था, इन्होंने रामानुज जो इनके गुरु थे उन्हीं के ऊपर यानी रामानुज नुंडन दादी, रामानुज के ऊपर इन्हीं के नाम से रामानुज नुंडन दादी इस नाम से पुस्तक लिखी थी इन्होंने। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वो चोल समय के विद्वान हैं जिन्होंने चोल समय के अंतर्गत महत्वपूर्ण ग्रंथ या पुस्तकें लिखी। इन्हें आप याद कर लेना। इनके बाद हम साहित्य के बारे में अगर जान रहे हैं तो चोल साहित्य में, साहित्य के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई साहित्य से संबंधित है तो साहित्य में और क्या क्या चीजें घटित हुई थी, भाई यहाँ के समुदाय के लोग क्या क्या चीजें करते थे, किस प्रकार से रहते थे, तो ये और उन्होंने क्या क्या ग्रंथ पुस्तक आदि लिखे थे, तो उनसे संबंधित क्या क्या घटनाएं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो चोल समय में वडगलाई संप्रदाय था जो कि तमिल भाषा का प्रयोग करता था। चोल समय में वडगलाई संप्रदाय तमिल भाषा का प्रयोग करता था, इंपोर्टेंट। और मरकट किशोर न्याय, एक न्याय था जिसका नाम था मरकट किशोर न्याय, ये लोग उसमें विश्वास करते थे। एक संप्रदाय वडगलाई संप्रदाय और दूसरा था तलगई, दूसरा संप्रदाय क्या था चोल समय में, तलगई संप्रदाय। ये लोग क्या करते थे, ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अब यहां पर मेरे प्यारे साथियों समझो, वडगलाई संप्रदाय था तमिल भाषा, तलगई संप्रदाय संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था। ये क्या करते थे, ये करते थे मरकट किशोर न्याय पर विश्वास, और ये लोग करते थे मर्जार किशोर न्याय में विश्वास करते थे। ठीक है, तो दोनों संप्रदाय, दोनों अलग भाषाएं, दोनों अलग न्याय पर विश्वास करने वाले। चोल राजा थे राजराज प्रथम और राजेंद्र, कौन थे, राजेंद्र। इनके समकालीन को विद्वान कौन थे, भाई ये तो राजा थे, लेकिन इन राजा के समय में समकालीन यानी समय में एक विद्वान हुए थे नवी भंडार नवी, नवी भंडार नवी, ये राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। ये जो विद्वान थे इन्होंने शिव मंत्रों को, शिव मंत्रों को धार्मिक ग्रंथों में लिखा था, धार्मिक ग्रंथों में लिखा था। ये शिक्षा साहित्य की बातें हैं जो कि चोल समय के अंतर्गत घटी थी। ठीक है, चोल कालीन लेखकों की अगर हम बात करें तो चोल कालीन लेखक जो थे जयगोंदार, जयगोंदार थे लेखक, और ठीक है किसके समय में थे, तो किलोतुंग प्रथम के, ये किलोतुंग प्रथम के राजकवि थे। कौन थे, जयगोंदार। और इन्होंने क्या लिखा था, कलिंग, कलिंग तत्तुपर्णी, कलिंगत्तुपर्णी, इसमें कलिंग के ऊपर आक्रमण की घटनाओं का वर्णन है। अब ये जो लेखक हैं ये उनके राजा, ये उनके राजकवि जो मैंने अभी आपको बनाया, इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, क्योंकि राजा और उनके राजकवि उनका भी मिलान के लिए पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जो भी छोटी से छोटी घटनाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो आप लोगों से बिल्कुल भी ना छूटें। ठीक है, तो इन्होंने वो लिखे थे, ये किलोतुंग प्रथम के राजकवि थे। इनके किलोतुंग प्रथम के दरबारी, दरबारी कौन थे, दरबारी थे सेकिलार, वो हो गए राजकवि, और एक हो गए राज्य के कवि अलग थे और दरबार के अलग थे। दरबार होगा राजा का पर्सनल और राज्य को होगा पूरे क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र के राजकवि तो कौन थे, जयगोंदार। और दरबार के अंदर जो कवि थे
दरबार के अंदर जो थे वो सेक्युलर ये क्या थे, शैव धर्म पर इन्होंने, भाई उन्होंने तो कलिंगत्तु पढ़नी लिखी और इन्होंने शिव धर्म पर पेरिय पुराणम लिखी। सॉरी मेरे प्यारे साथी, ये है पेरियम, सॉरी यम नहीं है, पेरिय पुराण किसने लिखी, सेक्युलर शैव धर्म पर इन्होंने ये चीज, ये ग्रंथ मान लो, पुस्तक मान लो, ये इन्होंने लिखी थी। कुलोत्तुंग तृतीय के जो कौन थे, ये जो कवि थे कुलोत्तुंग तृतीय के दरबारी कवि कौन थे, कम्बन थे कुलोत्तुंग तृतीय के। इन्होंने क्या क्या लिखे थे, तमिल रामायण और रामावतारम, ये इनकी रचना की थी। तो मेरे प्यारे साथी, कम्बन ने किन किन की, तमिल रामायण, राम अवतारम की रचना इन्होंने की थी। पुरांतक प्रथम, ये भी चोल राजा थे। साहित्य की बातें चल रही है तो इनके दरबार में कौन कौन से साहित्य से संबंधित घटनाएं, उनके बारे में जानते हैं, कौन कौन से कवि हुए थे उनके बारे में, कौन कौन से विद्वान थे उनके बारे में। ठीक है, तो पुरांतक प्रथम के थे वेंकट माधव, इन्होंने ऋगर्थ दीपिका की रचना की थी। इन्होंने ऋगर्थ दीपिका की रचना की थी। और पुगलेनिद ने क्या करा था, नलवेम्बा की रचना की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा साहित्य से संबंधित चोल समय में विद्वान और उनके द्वारा लिखी गई धार्मिक ग्रंथ और पुस्तकें, और राजा के समय में कौन कौन से विद्वान और उनके द्वारा लिखी गई धार्मिक पुस्तकें या फिर उनकी रचनाएं, उनके बारे में हमने जाना। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको स्थानीय सरकार, साहित्य, सिक्के आदि से वो महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। और मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको कि इनके आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, उनकी वीडियो में आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।